Good morning to all. From the subject Anatomy and Physiology, today I will discuss about the bronchi and bronchioles, which is taken from the unit 7. The unit name is respiratory system. आज की क्लास में हम ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और रिस्पिरेशन क्या होता है, रिस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासों में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया रिस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ के बारे में, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड लंग्स के बारे में डिस्कशन किया है। लंग्स में जो कैरिना होता है एंड मेन ब्रोंकस कौन कौन से होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट हमारे जो लंग्स में सप्लाई करते हैं, उनके बारे में अभी प्रीवियस क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स? द ब्रोंकियल वॉल आर composed of the same tissue as a trachea and are lined with the ciliated columnar epithelium। जो ब्रोंकियल वॉल्स होती हैं, तो जैसे कि हमारा ट्रैकिया बना हुआ होता है, तो सेम टिश्यू इसमें ब्रोंकियल वॉल्स में भी पाया जाता है एंड आर लाइन विद द सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलियम, और ये सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलियम नामक सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। द ब्रोंकाई प्रोग्रेसिवली सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। जो ब्रोंकाई होते हैं तो वो आगे जा कर के छोटी छोटी और ब्रांचें बनाते हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और भी छोटे छोटे जो ब्रांचेस डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स के बाद, तो उनको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं। देन आफ्टर रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और भी छोटे छोटे माइनर ब्रांचें डिवाइड होती हैं तो उनको रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये जस्ट एल्वोलाई के ऊपर होता है, हमने कल इसको पिक के माध्यम से भी समझाया था। देन आफ्टर एल्वियोलर डक्ट एंड फाइनली एल्वोलाई। एल्वियोलर डक्ट भी होते हैं, एल्वोलाई के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होते हैं, कल मैंने पिक्चर से दिखाया भी था। और फाइनली मतलब सबसे लास्ट में होता है हमारा एल्वोलाई, जहाँ पे रिस्पिरेशन की जो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होते हैं, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द वाइडर पासेस आर कॉल्ड कंडक्टिंग एयरवे बिकॉज देयर फंक्शन इज टू ब्रिंग एयर इनटू द लंग्स। जो वाइडर पासेस मतलब कि एक जो चौड़ा रास्ता होता है जिसमें से एयर होकर के जाती है, तो ये हमारे जितना भी एयर का अमाउंट होता है वो हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। एंड देयर वॉल्स आर टू थिक टू परमिट गैस एक्सचेंज, और इनकी जो वॉल्स होती हैं ये थोड़ा सा थिक मतलब कि थोड़ा सा मोटी होती हैं, और ये हमारे गैस एक्सचेंज को परमिट भी करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्लड एंड नर्व सप्लाई एंड लिम्फ ड्रेनेज के भी बारे में, यानी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है एंड ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स यानी सप्लाई करती हैं, कौन सा ब्लड को रिटर्न करती हैं, और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। द आर्टेरियल सप्लाई टू द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड स्मॉलर एयर पासेस इज थ्रू ब्रांचेस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज। ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं जिसमें से हमारे जितना भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं आर्टरीज से हमारा ब्लड का सप्लाई होता है। एंड वीनस रिटर्न क्या होता है? मेनली थ्रू द ब्रोंकियल वेन्स। ब्रोंकियल आर्टरी होते हैं जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, एंड ब्रोंकियल वेन्स भी मौजूद होती हैं। इन ब्रोंकियल वेन्स से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा रिटर्न होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम की कौन सी नर्व सप्लाई होती है। द वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटेड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द ब्रोंकियल ट्री कॉजिंग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज्ड ब्रोंकियो डायलेशन। यानी इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो सप्लाई होती है वो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों का सप्लाई होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। एक हमारा ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है
यानी जो हमारा ब्रोंकस पोर्शन होता है उनको सिकोड़ने का यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, और दूसरा जो होता है वो ब्रोंकियो डायलेशन का काम करता है। ब्रोंकियो डायलेशन का मतलब कि जो हमारे ब्रोंकस होते हैं उनको डायलेट करना, जिससे ईजी ब्रीदिंग भी होता है। इसमें एक चीज़ और समझने की बात है कि जैसे किसी किसी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है तो उसको ब्रोंकियो डायलेशन दिया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, और साथ में इन्हालेशन फॉर्म में भी आते हैं। तो ये ब्रोंकियो डायलेशंस जो होते हैं ब्रोंकियोल्स को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है वो लेस हो जाता है। इस जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था, इसको जो प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ाया जा चुका है। Lymph is drained from the wall of the air passes in a network of lymph vessels। इसमें lymph vessels का भी एक नेटवर्क होता है, इन्हीं नेटवर्क से हमारा lymph ड्रेन आउट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में, यानी जो हमारा ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स होते हैं इनके क्या क्या फंक्शंस होता है। तो पहला इसका फंक्शन होता है हमारा कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, यानी जो हमारा लंग्स में एयर जाती है, एंट्री होती है, तो उसको ये हमारा कंट्रोल करता है। तो ये कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करें। रेगुलेटिंग द स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो इनटू द विद इन द लंग्स, यानी जो एयर एंट्री होती है तो उसके स्पीड एंड वॉल्यूम को भी ये हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स हमारे लंग्स के अंदर कंट्रोल करते हैं। बिकॉज ऑफ इनमें मैंने जैसे बताया था अभी ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंको डायलेशन, ये दोनों काम होते हैं जिनकी वजह से एयर को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। दी चेंजेस आर कंट्रोल बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो जैसे कि मैंने अभी सेम चीज़ बताई कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ये हमारे एयर को कंट्रोल करता है, यानी एयर की स्पीड एंड वॉल्यूम दोनों को। नेक्स्ट जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो वार्मिंग का होता है। ये रिस्पिरेटरी के जितने भी ऑर्गन्स अभी हमने नोज से लेकर के ट्रैकिया तक पढ़ाए हैं, वो सारे के सारे में लगभग सेम ये फंक्शन कॉमन है जो वार्मिंग करता है। वार्मिंग मतलब होता है कि एयर को गर्म करना। ह्यूमिडिफिकेशन ये भी प्रोसेस होती है कि एयर में वाटर के वेपर्स का यानी डिज़ोल्व करना या फिर उनमें मिलना ह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। फिर इसके बाद अगला जो इसका फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर मैटर, यानी कुछ मैटर्स होते हैं, कुछ फॉरेन बॉडी होती हैं जो हमारे लंग्स की ओर अगर जाने की कोशिश करेंगी तो इनके रिमूव करने में भी इनका रोल होता है। एंड नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो कफ रिफ्लेक्स भी होता है, यानी कफ रिफ्लेक्स इसमें पाया जाता है। कफ रिफ्लेक्स में क्या होता है कि कफ हमारे लंग्स के इनसाइड ना जा कर के वो हमारे आउटसाइड पे जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई के, यानी और जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स के, तो एल्वोलाई एंड एल्वोलाई के जस्ट ऊपर रिस्पिरेटरी जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनके भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई का। स्ट्रक्चर्स within each lobe the lungs tissue is further divided by the sheet of connective tissue into the lobules. Each lobules is supplied by the air by a terminal bronchioles, यानी जैसे कि मैंने बताया था कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आगे जा के ये और छोटी माइनर ब्रांचेस बनते हैं, तो फिर और छोटे छोटे आगे जा कर के फिर ये और डिवाइडेड हो जाती हैं, तो फिर इसके बाद ये लोब्यूल्स में कनेक्ट हो जाते हैं, यानी डिवाइड होकर के लोब्यूल्स कहलाते हैं। ईच लोब्यूल्स इज सप्लाइड बाय द एयर बाय अ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स which further subdivided into the respiratory bronchioles, alveolar duct and large number of alveoli, जिनको हम एयर सैक भी कहते हैं। तो ये डिवाइडेड होते होते सबसे लास्ट में हमारा जो पोर्शन बनता है वो एलियोलर डक्ट होता है। एलियोलर डक्ट के बाद एल्वोलाई, जिनको हम एयर सैक कहते हैं। इन्हीं एल्वोलाई से हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जैसे कि हमने कल पिक्चर दिखाया था उसमें एक अंगूर के गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर थे ढेर सारे, तो वो एल्वोलाई होते हैं।
देयर आर अबाउट 150 मिलियन एल्वोलाई इन द एडल्ट लंग। एक एडल्ट लंग्स में लगभग 150 मिलियंस एल्वोलाई होती हैं जो कि एडल्ट लंग्स में होती हैं। तो ये 150 मिलियन एल्वोलाई होती हैं जो कि हमारे गैसेस को कंटिन्यूअसली एक्सचेंज करती रहती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में पहुंचाती हैं, और वातावरण में जो मौजूद 21% हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारे टिश्यू तक पहुंचाती हैं। तो ये जो इनका नंबर्स होते हैं वो अबाउट 150 मिलियंस इन एडल्ट लंग्स में होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्व सप्लाई टू ब्रोंकियोल्स, यानी ब्रोंकियोल्स जो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनमें कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती हैं। तो इनमें भी सेम होता है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द वेगस नर्व कॉज ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिलैक्स ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल्स, यानी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, एक ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन एक ब्रोंकियोडायलेशन, इनमें भी वेगस नर्व का मेन सप्लाई होता है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट इनका और फंक्शन देखेंगे जो कि अभी हमने डिस्कस किया एल्वोलाई वगैरह का। तो इसमें हम सबसे पहले जो इनका फंक्शंस होता है वो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन जो होता है विद इन अ लंग्स होता है, और जो इंटरनल होता है विद इन अ टिश्यू होता है। तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। और जो इसका दूसरा फंक्शन होता है वो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें कैसे ये बचाते हैं उनका भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफेंस रियलाइज ऑन प्रोटेक्टिव सेल्स प्रेजेंट विद इन द लंग्स टिश्यू। These include lymphocyte and plasma cells which produce antibody, and phagocytosis include alveolar macrophages, यानी हमारा इन्फेक्शन लंग्स को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी करते हैं ये। और ये हमारे कैसे करते हैं, इनमें हमारे लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स में मौजूद होते हैं जो कि हमारी एंटीबॉडी को बनाते हैं, और कोई भी जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। कोई भी माइक्रोफेजेस होंगे, वो कोई भी फॉरेन बॉडी होगा तो ये उनको फैगोसाइट करके हमारे इन्फेक्शन होने से लंग्स को कंटिन्यूअसली बचाए रखते हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन होता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, यानी जैसे कि लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जैसे कि कंटिन्यूअसली पढ़ते आए हैं, तो ये जो स्मॉलर एयरवे होते हैं एल्वोलाई से लेकर के जस्ट ऊपर के स्ट्रक्चर तक, इन सभी का काम वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग का भी वर्क होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम आज रिस्पिरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रिस्पिरेशन क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। So what are the respiration? The term respiration means exchange of gases between body cells and the environment. This involve two main process. Respiration क्या होता है? Respiration means ही होता है कि exchanges of gases या तो फिर between the body cells हो रहा होगा या तो फिर between the environment हो रहा होगा। तो ये दो मेन प्रोसेसेस में होता है। फर्स्ट होता है ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को दूसरा रूप में हम बोल सकते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। जैसे कि हम सांस लेते हैं, ये प्रोसेस हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। तो इसमें जो एयर होती है तो वो हमारे लंग्स से होकर के ब्लड में, और फिर इसके बाद उसी ब्लड से होकर के वापस हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये हमारा ब्रीदिंग जो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। तो ये लंग्स एयर जो होती है वो लंग्स से आउट होती है, यानी बाहर की ओर जाती है। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं? दिस टेक प्लेस इन द लंग्स, यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है वो इन द लंग्स के अंदर हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहलाता है। इन द लंग्स मतलब जो लंग्स का एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई में जो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती हैं जैसे मैंने बताया था, तो ये लंग्स के अंदर होगा तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहलाएगा। और इन द टिश्यू, अगर टिश्यूज़ के अंदर होगा तो वो इंटरनल रिस्पिरेशन होता है।
टिश्यू के अंदर बॉडी में हमारे वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जब हम टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताए थे तो हमने इसका डिस्कशन किया था। तो जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, जितने भी टाइप के, उन सभी टिश्यूज़ में भी रिस्पिरेशन होता है, जिसको हम इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। ईच ऑफ दीज विल बी कंसीडर लेटर इन दिस सेक्शन, यानी जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है और इंटरनल है, तो इसी सेक्शन में हम आगे इनका एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल रिस्पिरेशन क्या होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर द ब्रीदिंग? ब्रीदिंग सप्लाई ऑक्सीजन टू द एल्वोलाई एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने की प्रोसेस वो है जो कि हमारे ऑक्सीजन को एल्वोलाई पे सप्लाई करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे इन्वायरमेंट में यानी बाहर की ओर छोड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ द ब्रीदिंग, यानी ऐसे कौन कौन सी मसल्स हैं जो कि हमारे सांस लेने में हेल्प करती हैं। द मेन मसल्स यूज्ड इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम। यानी जो हमारे मेन मसल्स होती हैं ब्रीदिंग के लिए, तो हमारे एक इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो रिब्स के अंदर पाई जाती हैं, एक तो ये होती हैं, और जो दूसरा होता है डायफ्राम। ये दोनों मिलकर के मेन मसल्स में आते हैं जो कि हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। तो ये कितनी होती हैं? देयर आर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। ये 11 पेयर्स में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो कि प्रत्येक रिब्स के बीच बीच में फैली हुई होती हैं। दैट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स। जो 12 पेयर्स रिब्स होती हैं, इनके बीच बीच में ये मसल्स पाई जाती हैं, तो ये इनकी स्पेसेस को कवर करती हैं। दे आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स। ये 2 परतों में अरेंज होती हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे कि ये पिक के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, और उसी के जस्ट नीचे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। ये 2 पेयर्स में होती हैं, और इसके अलावा ये प्रत्येक रिब्स के बीच बीच में पाई जाती हैं, और ये मसल्स और ये ब्रीदिंग में हेल्प भी करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायफ्राम के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डायफ्राम भी हमारा मसल्स ऑफ द ब्रीदिंग में के अंदर आता है, और ये हमारे ब्रीदिंग में हेल्प भी करता है। तो अभी हम पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे भी कि डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो क्या पोजीशन होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी क्या पोजीशन होती है। तो हम डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे। द डायफ्राम इज़ द डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़। तो ये एक मसल्स का एक स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम। ये डोम शेप में होता है, एंड ये एब्डोमिनल एंड थोरैसिक जो कैविटी होती हैं, 2-3 कैविटीज़ को अलग करके रखता है। इट इज़ फॉर्म द फ्लोर ऑफ द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी जो हमारी होती है चेस्ट वाली, तो इसका फ्लोर बनाता है, एंड रूफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी का रूफ यानी छत यानी ऊपर वाला पोर्शन बनाता है। इट हेल्प इन रिस्पिरेशन, और ये हमारा रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। द डायफ्राम इज सप्लाई बाय द फ्रेनिक नर्व्स। ये फ्रेनिक नर्व से इसमें जो नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है वो फ्रेनिक नर्व की सप्लाई होती है। इसको हम पिक्चर के माध्यम से भी देखेंगे। एरो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये डोम शेप का एक हमारा डायफ्राम है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारा जो थोरैसिक कैविटी होता है उसका ये हमारा फ्लोर बनाता है। तो ये यहाँ पे ये फ्लोर है उसका थोरैसिक कैविटी का, यानी जस्ट इसके ऊपर थोरैसिक कैविटी होती है, और हमारा एब्डोमिनल कैविटी का रूप बनाता है। तो ये अंदर से हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है, तो इसके अंदर जब देखेंगे तो इसका ये रूफ पोर्शन बनाता है। तो ये एक प्रकार का मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है। अब हम इस डायफ्राम को देखेंगे कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये डायफ्राम कैसे शेप एंड साइज में चेंज होता है। ये आप पिक नंबर 10.22 देखिएगा। तो इसमें जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ये जो बी पिक्चर है तो इंस्पिरेशन का है। तो जैसे ही हम इंस्पिरेशन करते हैं
तो इंस्पिरेशन में आप देखेंगे कि ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम यानी हमारे मूव करता है इधर, जैसे हम रेड एरो लगा रहे हैं। तो जब इंस्पिरेशन यानी जब हम सांस अंदर की ओर लेंगे तो डायफ्राम हमारे थोड़ा सा बाहर की ओर मूव करता है, और डायफ्राम के बाद जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करती हैं। इसी प्रकार एक्सपिरेशन में आप देखेंगे जब हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, और ये डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर की ओर, जैसे मैंने एरो लगाया, ये डायफ्राम थोड़ा ऊपर की ओर चला जाता है। और साथ में ये जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के अंदर की ओर जाती हैं। तो ये पोजीशंस होती हैं हमारे इंस्पिरेशन की एंड एक्सपिरेशन की। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल एक रिस्पिरेटरी सिस्टम का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। तो अभी तक हम आज तक की क्लासों में हमने नोज़, फेरेंक्स, लैरेंक्स, ट्रैकिया, इसके बाद लंग्स में एल्वोलाई तक, एंड एल्वोलाई के बाद आज हमने रिस्पिरेशन भी स्टार्ट किया है। अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।